हेलो स्टूडेंट। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो कैसे हो आप लोग बताइएगा। ठीक हो ना? और आपका छठ पूजा कैसा गया है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका छठ पूजा अच्छा गया होगा। ठीक है, ठीक है ना? गया है अच्छा। तो देखिए भाई और बहनों, हमने पिछले कक्षा में बहुत सारे वीडियो देखे हैं और उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो आप लोग वहां तक देख चुके होंगे और अच्छे से रिवीजन कर चुके होंगे। तो मैं फिर से आपकी संधानी लेके आ रही है आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप लोग तैयार है और हमें फिर से नए अंदाज में पढ़ना और सीधे कहाँ जाना है? सीधे सेंटर पे जाना है और अच्छे से लिख के आना है। ठीक है भाई और बहनों, ठीक है ना? अच्छे से लिख के आना है और अभी कोई पर्व नहीं मनाना है। अब सीधे सेंटर पे जाना है और एग्जाम को अच्छे से दे के आना है। आप लोग समझ रहे हो ना? तो हम फिर से चलते हैं, एक नए अंदाज में आते हैं क्वेश्चन पे। तो आप लोग तैयार हो? ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे और आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, और घर पे पढ़िए। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। लिखिएगा लिखिएगा भाई और बहनों, सबसे पहला क्वेश्चन। लिंग लिंग संलग्न गुणसूत्र किसे कहते हैं? लिखिएगा भाई और बहनों, लिंग संलग्न गुणसूत्र किसे कहते हैं? क्या लिखिएगा? लिंग संलग्न गुणसूत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मनुष्य में मनुष्य में किसी मनुष्य में किसी एक प्रकार के लिंग गुणसूत्र के लक्षण को लिखे। कई तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई बहनों, लिंग संलग्न जीन गुणसूत्र किसे कहते हैं? लिंग संलग्न जीन ऐसे भी लिखेंगे या लिखेंगे लिंग संलग्न गुणसूत्र जीन किसे कहते हैं? मनुष्य में किसी एक प्रकार के लिंग गुणसूत्र के लक्षणों को लिखे। ठीक है, क्या लिखना है? लक्षणों को लिखे। ठीक है, हमने क्या लिखा? लिंग संलग्न गुणसूत्र किसे कहते हैं। हम क्या बोले? कई तरह से क्वेश्चन आएगा। ऐसे भी आएगा आपको, मनुष्य में किसी एक प्रकार के लिंग गुणसूत्र को रेखा चित्र द्वारा दर्शाए। क्या लिखेंगे? ऐसे ही लिखते हैं, किसी एक प्रकार के लिंग गुणसूत्र को, ऐसे ज्यादा बेहतर रहेगा, को रेखा चित्र द्वारा दर्शाएं। ठीक है भाई और बहनों, क्या लिखे हैं? लिंग संलग्न गुणसूत्र जिन किसे कहते हैं? मनुष्य में किसी एक प्रकार के लिंग गुणसूत्र को रेखा चित्र द्वारा दर्शाएं। तो आप लोग इसे रेखा चित्र द्वारा दर्शाइएगा। सबसे पहले इसके बारे में लिखना है, उसके बाद इसको रेखा चित्र द्वारा दर्शाना है। तो हम चलते हैं कैसे दर्शाना है। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग को ये क्वेश्चन आता है और ये हमने क्या बोला, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको रेखा चित्र नहीं पूछेगा, गुणसूत्र जिन किसे कहते हैं इतना ही पूछ के छोड़ देगा, लेकिन आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो लिखिएगा, इसका लिखिएगा, यदि दैनिक, लिखिएगा ये, यदि दैनिक लक्षणों का जीन आप लोग को दिखाई दे रहा है भाई और बहनों? आप लोग को दिखाई दे रहा है? बताइएगा। वैसे तो हम इंक भर दिए हैं, दिख रहा है? बताइए। सही है, तो आप लोग लिखिए, यदि दैनिक लक्षणों का जीन, ठीक है,
क्या लिखेंगे? यदि दैनिक लक्षणों का जीन मनुष्य के लिंग, गुण, सूत्र पर पाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। समझ में आया भाई और बहनों? यदि दैनिक लक्षणों का जीन मनुष्य के लिंग गुण सूत्र पर पाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइएगा? लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? तो आप लोग आगे लिखिएगा इसका लक्षण कैसे करेंगे। तो आपको आता है करने के लिए? तो दीजिएगा एक साइड हीमोफीलिया दीजिएगा, एक साइड दीजिएगा वाहक स्त्री। लिखिएगा हीमोफीलिया पुरुष। क्या लिखेंगे? हीमोफीलिया पुरुष। इधर लिखिएगा वाहक स्त्री। ठीक है, हमने क्या लिखा? हीमोफीलिया पुरुष और वाहक स्त्री। लिखिएगा हीमोफीलिया को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आप लोग को बताएं, एक्स, एच और वाई से, और वाहक स्त्री को एक्स, एच और एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग को पता है किससे प्रदर्शित करते हैं? हम पहले बता दिए हैं। तो हमने क्या बोला? हीमोफीलिया को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स, एच और वाई से। वाहक स्त्री को किससे करते हैं? तो एक्स, एच और एक्स से। तो हम देखते हैं इसको अलग करते हैं। जब अलग करेंगे तो क्या होगा बताइएगा? इधर होगा एक्स, एच और इधर क्या होगा? वाई होगा। और इसको जब हम अलग करेंगे तो एक्स, एच और एक्स आएगा। ठीक है, हमने क्या बोला? जब अलग किए तो एक्स, एच इधर आया और इधर क्या हो गया? वाई हो गया, दोनों अलग हो गया। और इधर भी किए तो एक्स, एच अलग हो गया और एक्स अलग हो जाएगा। अब हम इसको एक डब्बा में भरेंगे। तो देखिए एक डब्बा बना लिए। इधर लिखना है एक्स, एच और वाई और इधर लिखना है ऊपर पर एक्स, एच और एक्स। अब दोनों को हम मिलन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसको गुना करेंगे तो एक्स, एच और एक्स, एच इसको मिला दिए। उसके बाद इस डब्बा में क्या होगा? एक्स पहले इधर वाला को लिखना है। ठीक है, पहले इधर वाला को लिखना है, फिर इधर वाला को लिखना है। लिखेंगे एक्स, एच, उसके बाद क्या है? वो एक्स। तो हम यहाँ एक्स लिख दिए। फिर यहाँ देंगे एक्स, एच, एक्स, एच और क्या है? वाई है तो वाई दिए। और उसके बाद देंगे एक्स और इधर क्या है? वाई। तो ऐसे सॉरी, पहले ऊपर वाला को लिखना है। जैसे देखिए जिसके ऊपर पर जो बड़ा रहेगा तो एक्स, एच क्या है? एक्स, एच बड़ा है और एक्स और वाई क्या है? छोटा है। तो जो बड़ा है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो हम क्या लिखे हैं? एक्स, एच लिखे हैं और एक्स, एच दोनों हो गया। उसके बाद एक्स, एच और एक्स ये वाला हो गया। एक्स, एच ये लिखे हैं, वाई ये हुआ, मिल गया। यहाँ हुआ एक्स ये हुआ और वाई ये हुआ। ठीक है, तो मिल गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? मिला दिए हैं हीमोफीलिया और वाहक स्त्री दोनों मिल गया, हीमोफीलिया पुरुष और वाहक स्त्री। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया और पीछे आप लोग को बता चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और आप लोग को बनाना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में मैं और आप लोग को बता दूंगी। ओके, तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? तो मैं ऊपर मिटा रही हूँ। ठीक है भाई और बहनों, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है, डरने की बात नहीं है। आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखिए लिखिएगा अगला क्वेश्चन। पोटेंड्री से क्या
समझते हैं। लिखिएगा पोटेंड्री से क्या समझते हैं। ओके, और आगे लिखिएगा इसके लाभ को लिखे। इसके लाभ को लिखे। हमने क्या लिखा? पोटेंड्री से क्या समझते हैं, इसके लाभ को लिखे। ठीक है, तो आप लोग को लिखना है इसके बारे में। तो लिखिएगा भाई और बहनों, पुष्प के नर भाग, पुष्प के नर भाग तथा मादा भाग दोनों। लिखिएगा पुष्प के नर भाग तथा मादा भाग से, पुष्प के नर भाग तथा मादा भाग से पहले परिपक्व हो तो। लिखिएगा पुष्प के नर भाग, यानी नर मतलब क्या होता है? लड़का, मादा मतलब लड़की। तो ये सब आपको पता होगा। पुष्प के नर भाग मादा भाग से ही, ठीक है, क्या लिखेंगे? पुष्प के नर भाग तथा मादा भाग से पहले ही परिपक्व हो जाना क्या कहलाता है? हो जाना क्या कहलाता है भाई बहनों? पोटेंड्री। पोटेंड्री कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पोटेंड्री कहलाता है। तो मैं नीचे मिटा रही हूँ, पॉइंट और है। आप लोग नोट कर चुके हैं भाई बहनों? मैं पूरा मिटा दूं तो मैं मिटा रही हूँ और आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, अगला लिखिएगा इसके द्वारा किसको रोका जाता है? स्व निषेचन को रोका जाता है। हमने क्या लिखा भाई बहनों? इसके द्वारा किसको रोका जाता है? स्वनिषेचन को रोका जाता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? तो मैं चलती हूँ। ठंडी आ गया, फिर भी गर्मी लगता है ना भाई और बहनों? लग रहा है ना आप लोग को भी गर्मी लग रहा है? गर्मी तो है। अब लिखिएगा, अगला क्वेश्चन पे आऊं मैं। आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हो। वैसे हम अगला क्वेश्चन लिखते नहीं हटेगा तो ऊपर है ना। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। लिखिएगा अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कलिका तथा पत्र कलिका तथा परकलिका, ऐसे लिखना है। क्या लिखे हैं? कलिका तथा परकलिका को, पत्र में परकलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित लिखे। हमने क्या लिखा है? कलिका तथा परकलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित लिखे। तो आप लोग को डालना है, सबसे पहले कलिका डालिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले डालिएगा कलिका। ओके भाई और बहनों, तो आप लोग कलिका डालिए। ठीक है, लिखिएगा इसका, लिखिएगा पौधे के क्या लिखेंगे? परकलिका में लिखेंगे पौधे के वह भाग जिसमें
जड़ तना पत्ती रहता है। लिखिएगा पौधे के किसी भाग, ऐसे लिखिएगा पौधे के किसी भाग, जड़ तना पत्ती। क्या लिखेंगे भाई और बहनों? पौधे के किसी भाग, जड़ तना पत्ती। ठीक है, पौधे के किसी भाग, जड़ तना पत्ती। आप लोग को पता है ना जड़ तना पत्ती। ठीक है, जड़ तना पत्ती पर बने उभार। उभार मतलब पता है ना कैसा रहता है उभार? निकला हुआ भाग। ठीक है, उभार या सूजन को क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। हमने क्या लिखा? पौधे के किसी भाग, जड़ तना पत्ती पर बने उभार या सूजन को क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। ठीक है, आगे मैं लिखूं ऊपर, इसके नीचे और लिखना है। ओके, ऊपर मिटाऊं? आप लोग नोट कर चुके हो ऊपर, तो मैं मिटा रही हूं। ठीक है, उभार या सूजन को कलिका कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा जो इसके जस्ट नीचे लिखना है। ओके भाई और बहनों, किसके? इसके जस्ट नीचे लिखना है जो अनुकूल परिस्थिति। लिखिएगा जो अनुकूल परिस्थिति में एक नए पौधे का निर्माण करता है या एक नए पौधे बनते हैं। ठीक है, जो अनुकूल परिस्थिति में एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, ये इसका ही है। ठीक है, कलिका का। उसके बाद डालिएगा आप लोग परकलिका। लिखिए आप परकलिका। देखिए भाई और बहनों, जरा सा उसमें पॉइंट लगाते हैं। हमने क्या लिखा है? अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधे में बदल जाता है, ऐसे लिखिएगा। ओके भाई और बहनों, बुरा नहीं मानिएगा। पौधे में बदल जाता है, क्योंकि कलिका मतलब इसे ऐसे ही बोला जाता है। कैसे? जो अनुकूल परिस्थिति में एक नए पौधे में बदल जाता है, निर्माण थोड़ी ना होता है, बदल जाता है या निर्माण। ठीक है, तो देखिए भाई और बहनों, आगे लिखते हैं हम परकलिका। अब परकलिका का आप दूसरा नाम बताइएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक परकलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक परकलिका भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा सबसे पहला क्या देंगे भाई और बहनों? आप लोग को परकलिका के बारे में पता है? पता है तो बताइए, इसे क्या कहते हैं? इसे द्वितीयक परकलिका भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? इसे द्वितीयक परकलिका भी कहते हैं। ओके भाई और बहनों, हमने क्या लिखा? इसे द्वितीयक परकलिका भी कहते हैं। तो आप लोग आगे लिखते जाइएगा, आप लोग को पता है ना? ओके, तो यहाँ तक लिखिएगा जो पत्ती तथा तने के कोण पर पाया जाता है।
हमने क्या लिखा, इसे द्वितीयक परकलिका भी कहते हैं, जो पत्ती तथा तने के कोण पर पाया जाता है। तो मैं नीचे मिटाऊं और लिखना है, ठीक है, मैं मिटा रही हूं, आप लोग लिखते जाइए, ये लिखिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग लिख चुके हैं, पाया जाता है। उसके बाद लिखिएगा, जो विकसित होकर, जो विकसित होकर एक नए पौधे में बदल जाता है। आप लोग तक मेरी आवाज जा रही है? आप लोग तक मेरी आवाज जा रही है भाई बहनों? तो देखिए, इसे द्वितीयक परकलिका भी कहते हैं, द्वितीयक मतलब दो, द्वितीयक परकलिका भी कहते हैं, तथा पत्ती तथा तने के कोण पर पाया जाता है। ओके, विकसित होकर एक नए पौधे में बदल जाता है। जब ये विकसित हो जाता है तो वो किसमें बदल जाता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसी को हम बोलते हैं नए में बदल जाता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हो। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं भाई और बहनों, तो मैं इसे मिटाऊं क्या नीचे? अगला लिखिएगा, क्लोन या पुंजक किसे कहते हैं? लिखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, तीसरा होगा या चौथा भाई और बहनों? बताइएगा, तीसरा क्वेश्चन होगा या चौथा? तीसरा। तो लिखिएगा, क्लोन या, चौथा क्वेश्चन ना होगा, क्लोन या पुंजक, एक पुंजक, दोनों एक ही होता है, क्लोन बोलो या एक पुंजक, एक पुंजक को, एक पुंजक की परिभाषा बताएं। हमने क्या लिखा, क्लोन या एक पुंजक, या आपसे क्लोन पूछे तब पर भी वही लिखना है, एक पुंजक पूछे तब पर भी आपको वही लिखना है। तो हमने क्या लिखा, क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताए। तो आप लोग बताइए परिभाषा इसका, आप लोग को हम बताए हैं, पीछे क्लोन बताए हैं ना, तो इसमें है क्या, लिख दीजिए सीधा आकार की, जो अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान हो, तो उसे हम क्लोन बोलते हैं, बताए हैं ना आप लोग को। तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग, बताइए जरा, क्यों नहीं बता रहे, ऐसे में बुरा लगेगा या नहीं? लिखिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग से तो होता नहीं है। लिखिएगा, ऐसा, ऐसी संतान, लिखिएगा, ऐसी संतान जो अपने जनक के आनुवांशिक, लिखिएगा, ऐसा संतान जो अपने जनक के आनुवांशिक तथा आकार की रूप से जनक के समान हो, तो इसे क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ऐसा संतान जो अपने जनक के आनुवंशिक तथा आकार की रूप से जनक के समान हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। तो क्या आपको समझ में आया, आकारकी और आनुवंशिक, यानी जीन भी समान हो, उसके शरीर पूरा समान हो अपने संतान में, यानी जनक जैसा उसका संतान हो पूरा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, या एक पुंजक। आपसे ये पूछे तब पर भी यही लिखना है, एक पुंजक पूछे तब पर भी यही लिखना है। ये नहीं जी कि एग्जाम में गए पूछ दिया एक पुंजक, तो अब ये एक पुंजक क्या होता है,
कि ये पुंजक क्या होता है, आप सोचने लगे। ऐसा नहीं करना है। हमने यहाँ से बता दी हूँ, अगर ये पूछे फिर भी वही लिखना है, वो पूछे आपको कई तरह से क्वेश्चन पलट के पूछेगा बायोलॉजी में, ठीक है। खास करके बायोलॉजी में आपको क्वेश्चन पलट के पूछेगा, आपको पता है, लेकिन वो ऐसे पूछेगा कि आप भूल सकते हो, यानी आपको लगेगा कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो याद है आप उसे लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आती हूँ, ठीक है भाई और बहनों। मैं इसे मिटाऊं भाई और बहनों। ऊपर आगे लिखना है आप लोग को, नीचे आप लोग नोट कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है 5वां, ये क्या हुआ, चौथा, और अगला लिखना है 5वां। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, बीजांड को परिभाषित करे। क्या लिखे हैं, बीजांड को परिभाषित करे। तो आप लोग लिखिएगा पुष्प के मादा भाग जयांग की, बताइएगा जयांग की इकाई क्या होता है। ठीक है सर, बोलिएगा क्या होता है, आप लोग बताइएगा, हम भी देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं। जयांग की इकाई को क्या बोलते हैं, बताइए आप लोग। हाँ, क्या होता है, सही है, सब बता रहे हैं, स्त्री केसर। ओके, आप लोग बहुत अच्छे हो, सही है। तो हमने क्या लिखेंगे, स्त्री केसर। पुष्प के मादा भाग जयांग की इकाई स्त्री केसर का फूला हुआ भाग, ठीक है, फूला हुआ भाग ठीक है। हमने क्या लिखा, पुष्प के मादा भाग जयांग की इकाई स्त्री केसर का फूला हुआ भाग अंडाशय में पाया जाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, या पाया जाता है, उसमें पाया जाएगा तभी ना अंडाशय कहलाएगा। पुष्प के मादा भाग जयांग की इकाई स्त्री केसर का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, ठीक है भाई और बहनों। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हो, तो आप अगला पॉइंट आप लोग बताइए क्या लिखिएगा, बताइए भाई और बहनों। ओके, हाँ, कोई सही बताते हो, कोई गलत बताते, तो अच्छे से बताइए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग नहीं बताइएगा, मैं नीचे मिटाऊं, लिखिएगा आप लोग। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, अगला लिखिएगा, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। क्या लिखना है भाई बहनों, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, आप लोग बताइए, बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। हमने क्या लिखा,
बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। ठीक है भाई और बहनों, देखिए अंडाशय के अंदर क्या बनता है, बीजांड पाया जाता है। बीजांड के अंदर क्या बनता है, ऐसे नहीं लिखना है। देखिए बीजांड के अंदर क्या बनता है, बीज ना बनता है, ऐसे लिखना है। इसे मिटाइए भाई और बहनों, ऐसे लिखना है। बीजांड के अंदर बीज बनता है, क्यों कि इसके अंदर गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। ठीक है भाई और बहनों, हमने क्या बताया, बीजांड के अंदर बीज बनता है क्योंकि इसके अंदर गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। ठीक है भाई और बहनों, किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है, बताइए, देखिए क्या कमेंट कर रहा है। ठीक है, आप लोग इस समझने पे ध्यान दीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग बताइए। ठीक है, गलत सलत कमेंट नहीं कीजिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट बताइए। आप लोग तो कुछ बताते नहीं हो, सिर्फ गलत सलत कमेंट करने आता है और कुछ तो आता नहीं। तो लिखिए अगला, बीजांड ही, लिखिएगा बीजांड ही बदल जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, बीजांड ही निषेचन पश्चात बदल जाता है। ठीक है, बीजांड ही निषेचन पश्चात बीज में बदल जाता है। ठीक है, ओके भाई और बहनों, बीजांड ही निषेचन पश्चात बीज में बदल जाता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हो, आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए बीज के बारे में। देखिए भाई बहनों, पुष्प में मादा भाग जयांग की इकाई स्त्री केसर का फूला हुआ भाग होता है। आप लोग पुष्प के बारे में पढ़ चुके हो ना, कैसा पुष्प रहता है उसके बारे में सब चीज पढ़ चुके हो, पुष्प की संरचना बना चुके हो। ये आपको आएगा पुष्प की संरचना का वर्णन करे। ठीक है, तो पुष्प के मादा भाग जयांग की इकाई स्त्री केसर फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय कहलाता है जो फूला हुआ भाग रहता है। आपको बताए ना, जो फूला हुआ भाग रहता है वर्तिका अंडाशय, अंडाशय क्या रहता है, यहाँ फूला हुआ भाग रहता है। ठीक है, तो देखिए अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, उसके बाद बीजांड के अंदर बीज बनता है क्योंकि इसके अंदर गुरु बीजाणु धानी अर्थात आप लोग लिखिएगा भ्रूण कोश का निर्माण होता है। क्या लिखेंगे, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश दोनों का निर्माण होता है। क्या होता है, इसके अंदर गुरु बीजाणु धानी या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। बीजांड ही निषेचन पश्चात बीज में बदल जाता है। ठीक है, बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं, मैं मिटाऊं ऊपर। अगला क्वेश्चन आप लोग को लिखना है, चलो नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का है, छोटा वाला क्वेश्चन देते हैं ताकि इतना वो में अट जाए। हाँ लिखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, कदम में बताइएगा आप लोग किसके द्वारा परागण होता है, बताइएगा आप लोग। ठीक है, कदम में किसके द्वारा परागण होता है, तो आप लोग जवाब दीजिए इसका। ठीक है,
ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। दीजिए कौन कौन सही दे रहे हो, हम देख रहे हैं, तो बताइए आप लोग। हाँ हाँ, कोई सही नहीं दे रहे हो, ठीक है, कोई सही नहीं दे रहे हो। तो मैं आप बताऊं, तो मैं बताऊं, आप देखो किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा। किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा। ओके, अब देखिए चमगादड़ के द्वारा क्यों होता है, इसमें होता है क्राइरेप्टरो, ठीक है, क्या होता है, क्राइरेप्टरोफिली होता है इसके अंदर, चमगादड़ के अंदर, जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं, ठीक है, किसमें होता है, आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा, जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं, तीव्र गंध वाले होते हैं और मरकंद वाले होते हैं। तो आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा क्या, रात्रि में खिलने वाले, तीव्र गंध वाले, ठीक है, तीव्र गंध वाले, उसके बाद लिखिएगा मरकंद वाले। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मरकंद युक्त। अगले क्वेश्चन पे मैं आती हूँ, तो ऊपर मिटाऊं, अब ये 6 हो गया, मैं मिटा रही हूँ ऊपर, ठीक है भाई और बहनों, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप लोग लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा भ्रूण कोश की घटक कोशिका का नाम लिखे। क्या है भाई और बहनों, भ्रूण कोश की घटक कोशिका का नाम लिखे। तो हमने सबसे पहले भ्रूण कोश बनाएंगे, क्या बनाऊंगी, भ्रूण कोश बनाएंगे, ठीक है, आप लोग जरा अच्छे से बनाइएगा, मेरे तरह गलत, वैसे हम भी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं बनाने का, ठीक है। तो देखिए 3 कोश यहाँ होता है, 3 सिक्का यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, ओके भाई और बहनों, ओके बाद 3 यहाँ होता है, समझ में आया। अब हम देखते हैं नाम इसका, लिखिएगा, ये जो 3 है इसको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, कोशिका क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। और ये जो 2 है इसे हम बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक कोशिका। द्वितीयक कोशिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ 2 कोशिका है, ठीक है। उसके बाद जो ये बीच में है इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। आप लोग को कोई दिक्कत है तो बोलते जाइए, इसको हम क्या बोलते हैं, अंड कोशिका, ओके भाई और बहनों। और इसके जो बगल बगल है 2, ये दोनों जो है इसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका, क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। इसका मतलब समझे, यानी एक काम करने वाला होता है और उसके अगल बगल जो होता है वो सहायक करने वाला होता है। तो आप लोग को पता होगा, एक राजा और उसके जो साथ में रहता है वो सहायक होता है, यानी सहायक कोशिका, ठीक है भाई और बहनों। तो आप लोग को यहाँ तक में समझ आया। और जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, बताइएगा आप लोग क्या बोलेंगे, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, अंड समुच्च बोलेंगे, अंड समुच्च, ठीक है। जब दोनों मिल जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंड समुच्च बोलते हैं। वैसे हम बीच वाले को बोलते हैं अंड कोशिका, और इसके बगल जो होता है उसको हम सहायक कोशिका बोलते हैं, भूलना नहीं है। राजा है उसके अगल बगल क्या है, सहायक कोशिका। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। और जब दोनों एक साथ रहेगा तो इसे लिखिए या नहीं लिखिए कोई पर,
सिर्फ याद रखिए इसे अंड समुच्च बोलते हैं दोनों को, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं याद रहे तो तीनों को साथ करके अंड समुच्च लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया भाई बहनों, समझ में आ गया ना। हमने क्या बोला, ये तीनों हुआ प्रतिमुखी कोशिका और ये हुआ ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। जो दो केंद्रक है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिका, यानी हमें इसे द्वितीय केंद्रक भी बोल सकते हैं, द्वितीय कोशिका। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ दो कोशिका हैं और यहाँ है बीच में जो है इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। अगल बगल क्या है, सहायक कोशिका है, या दोनों मिलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, अंड समुच्च कोशिका बोलेंगे, ठीक है। अंड समुच्च, हमने क्या बोला, एक राजा है और उसके अगल बगल जो सिपाही है उसको हम क्या बोलते हैं, सहायक बोलते हैं। तो समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब कोई दिक्कत होता है तो जस्ट हमें कमेंट कीजिए और बताइए यहाँ प्रॉब्लम है दीदी तो हमें बता दीजिए, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ बताने के लिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन पे आती हूँ। मैं नीचे मिटाऊं, मैं नीचे मिटा रही हूँ, ठीक है भाई बहनों। ऊपर भी मिटाऊं क्योंकि इसमें थोड़ा है निम्नलिखित वाला है, यानी हम 2-4 परिभाषा इसमें लिखना है, तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं मिटाने वाली हूँ, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग कैसे हो, अच्छे हो ना, मन लग रहा है पढ़ने में, मन लग रहा है, ठीक है। तो मैं चलूँ अगले क्वेश्चन पे, मिटाऊं भाई और बहनों, नोट कर चुके हो ना। पूरा बोर्ड हो गया साफ, खेला खत्म, नहीं जी नहीं, अभी कहाँ खेला, अभी तो शुरुआत है, अभी खेला कहाँ खत्म हुआ है, ठीक है। तो मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे, लिखिएगा लिखिएगा भाई और बहनों, निम्नलिखित, क्या लिखे हैं, निम्नलिखित को परिभाषित करे। हमने क्या लिखा भाई और बहनों, निम्नलिखित को परिभाषित करें और उदाहरण सहित लिखे, ठीक है। और प्रत्येक का एक उदाहरण लिखे, लिखिएगा प्रत्येक का उदाहरण, प्रत्येक का एक एक उदाहरण, मतलब एक उदाहरण लिखे। हम बताएंगे दो, लेकिन नहीं, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, एक लिखना है, 2-3 हो सकता है। निम्नलिखित को परिभाषित करें, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखे। तो हम डालेंगे, सबसे पहले लिखिएगा आप लोग आभासी फल, सबसे पहला है आभासी फल। जरा आप लोग बताइएगा आभासी फल हम किसको बोलते हैं, अंदाजे से किसको बोलते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। आभासी फल हम किसको बोलते हैं, वास्तविक फल किसको बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बताइए आभासी फल, ठीक है, क्या बताना है, आभासी फल। तो देखिए भाई और बहनों, आप लोग देखिए हम लिखते हैं, लिखिएगा ऐसा फल, ऐसा फल जिसका जिसका निर्माण, लिखिएगा ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, आभासी, क्या बोलते हैं भाई और बहनों, बताइए क्या बोलते हैं, आभासी फल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आभासी फल कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग लिखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखिएगा क्या होगा, सेब, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी,
ठीक है। सेब और स्ट्रॉबेरी, हमने क्या लिखा, ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आभासी फल बोलते हैं। ठीक है भाई और बहनों, अगला लिखिएगा दूसरा, अनिषेक जनित फल। इसमें क्या होगा, इसका नाम निषेचन से नहीं होता है। लिखिएगा अनिषेक जनित फल। ठीक है, लिखिएगा ऐसा फल जिसका निर्माण निषेचन से नहीं होता है, या ऐसे लिखेगा, ऐसा फल जिसका निर्माण निषेचन में नहीं होता है, निषेचन से नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल बोलते हैं। अनिषेक जनित फल कहते हैं। देखिए ये सबसे ज्यादा भी आई है। ठीक है, इसमें से आपको कोई पूछेगा, जरूर पूछेगा, तो हमने क्या लिखा, ऐसा फल जिसका निर्माण निषेचन से नहीं होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फल बोलते हैं। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, और इससे मैं बता रही हूँ ना, इससे हम 4 लिखाते हैं और इससे एक जरूर पूछेगा आप लोग से। ठीक है, ठीक है भाई और बहनों, लिखिएगा एग्जाम्पल में, लिखिएगा क्या होगा, केला अंगूर। ठीक है, क्या होगा, केला अंगूर। अगला लिखिएगा वास्तविक फल। ठीक है भाई बहनों, हमने क्या बोला, इसमें से आपको एक जरूर पूछेगा, वास्तविक फल। आप लोग इसका बताइएगा क्या होगा, वास्तविक फल लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा ऐसा फल जिसका निर्माण निषेचन। आप लोग के पास मेरी आवाज जा रही है भाई बहनों, जरा बताइएगा, तो हमें डर लगने लगता है कि आपके पास आवाज नहीं जाने लगा। तो बताइएगा जा रही है आपके पास आवाज, तो देखिए जा रही है, बताइए तो आप लोग, उसके बाद मैं आती हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, सब बता रहे आ रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। लिखिएगा ऐसा फल जिसका निर्माण निषेचन, लिखिएगा निषेचन के बाद अंडाशय से बनता है। ठीक है भाई बहन, हमने क्या लिखा, जिसका निर्माण अंडाशय से बनता है। ठीक है, बताइएगा अब वो कौन सा फल है। ठीक है, कौन सा फल है बताइए आप लोग। तो हमने क्या लिखा, ऐसा फल जिसका निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय से बनता है। तो कौन सा फल है, ऐसा कौन सा फल है भाई और बहनों, बताइएगा कौन सा है। आम, सही है, आम अमरूद। ठीक है, आम अमरूद। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, और हमने क्या बताई भाई और बहनों, इसे आप लोग अच्छे से जरा देख लीजिएगा। इस चारों में से एक और लिखाऊंगी। ठीक है, घुनपुर, इस चारों में से आपको एक जरूर पूछेगा, 1 से 2 भी पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग अच्छे से इसे तैयारी कर लीजिएगा, 2 नंबर इससे मिलेगा। ठीक है, तो अब ऊपर मैं मिटा रही हूँ और आप लोग दीजिएगा बहुभुनता। ठीक है, ऊपर मैं मिटा रही हूँ भाई और बहनों, आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं ऊपर मिटा रही हूँ। लिखिएगा बहुभुनता। चौथा लिखिएगा
बहुभुर्णता। ओके भाई और बहनों, क्या लिखना है? बहुभुर्णता। लिखिएगा जब एक बीज से कई सारे बीज बन जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे बहुभुर्णता कहते हैं। हमने क्या बताया भाई बहनों? जब एक बीज से कई सारे बीज बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुभुर्णता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुभुर्णता कहते हैं। तो जरा आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा एग्जाम्पल। तो बताइएगा आप लोग क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, नींबू और संतरा। ठीक है, नींबू और क्या होता है? संतरा। तो इसमें बोल रहा था भाई बहनों एक एक उदाहरण देने के लिए, लेकिन हमने दो दो उदाहरण बता दी हूँ। तो आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। एग्जाम्पल पूछे चाहे परिभाषा पूछे तो आप लोग दे सकते हो ना, तो आप लोग अच्छे से इसे तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अब फिर मैं आती हूँ अगले क्वेश्चन पे। हमने क्या बोला, इससे आपको जरूर पूछेगा। ठीक है, तो अब फिर मैं आती हूँ अगले क्वेश्चन पे। इसे मैं मिटाऊं भाई और बहनों। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है स्वपरागन के, लिखिएगा स्वपरागन के किन्हीं दो लाभों के नाम लिखे। ठीक है भाई और बहनों, स्वपरागन के किन्हीं दो लाभों के नाम लिखे। अब इसमें सिर्फ बोल रहा है लाभ लिखने के लिए, लेकिन हम बेहतर बनाने के लिए पहले इसका परिभाषा दे देंगे, स्वपरागन का परिभाषा दे देंगे, तो आप लोग को पता होगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर पूछ रहा है लाभ लिखने के लिए तो आप लोग उसमें थोड़ा परिभाषा दे दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद लाभ लिख के आप उसका दो लाभ दे दीजिए। कितना लाभ पूछ रहा है? दो पूछ रहा है, दो लिख के। पांच पूछ रहा है, पांच लिख के। तो हम लोग पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, लिखिएगा। तो आप लोग जरा बताइएगा स्वपरागन कहते किसे हैं? तो बताइएगा भाई और बहनों, स्वपरागन होता क्या है? आप लोग पढ़ चुके हो, सही है? हाँ सही है, जब परागन, आगे बढ़िए। ठीक है, हाँ तो देखिए हम लिखते हैं। अब लिखिएगा जब परागन, लिखिएगा जब परागन बिना किसी माध्यम से, हमने क्या लिखा भाई और बहनों? जब परागन बिना किसी माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचे। ठीक है, लिखिएगा जब परागन बिना किसी माध्यम से परागकोश की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इसे स्वपरागन कहते हैं। तो क्या भाइयों बहनों आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? जब परागन बिना किसी माध्यम से,
बिना किसी माध्यम से परागकोश की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम स्वपरागन कहते हैं। अब हम लिखेंगे स्वपरागन के लाभ। लिखिएगा लाभ। क्या लिखेंगे भाई बहनों? लाभ। रेडे से लिखते हैं। लिखिएगा, 2 लिखना है। लिखिएगा पहला, इसमें क्या नहीं होता है, यही पता चल गया। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है भाई और बहनों? इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें हमने यहाँ क्या बताया? इसमें परागकोश की बात, यानी माध्यम की, परागकोश माध्यम की, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला लिखिएगा, इसमें परागकण किस मात्रा में? अधिक मात्रा में पाया जाता है? नहीं, कम मात्रा में पाया जाता है। क्या लिखे भाई बहनों? इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका लाभ हो गया। इसमें परागकण कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है भाई और बहनों, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक और है, यानी 9 हो गया, 10 पुराना। एक और क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ऊपर में मिटा रही हूँ, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है भाई और बहनों, इसे मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, लिखिएगा, लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना का वर्णन करे। हमने क्या लिखा भाई बहनों? लघु बीजाणु ध्वनि संरचना का वर्णन करे। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसका, देखिएगा, हमने बना रहे हैं। ठीक है, देखिए, ये हुआ नर पुष्प। क्या हुआ? नर पुष्प। उसके बाद इसमें हम अनुप्रस्थ काट काटेंगे। क्या काटेंगे? अनुप्रस्थ काट काटेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, इसमें हम इसको क्या कर रहे हैं? अनुप्रस्थ काट काट रहे हैं। ठीक है, ये अनुप्रस्थ कट कट गया। अब क्या बनेगा? ये देखिए आप लोग, क्या बनेगा? ये परागकोश, यानी इसमें थैली का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें थैली बनेगा। तो आप लोग को हम बताएं, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को, ताकि समझ में आ जाए आप लोग को कैसा बनाना है। ठीक है, ज्यादा अच्छा से हम नहीं बना रहे। देखिए, इसका हम आप लोग को डाल भी दिए हैं वीडियो में, इंपॉर्टेंट डायग्राम में। ठीक है, डाल दिए हैं, तो आप लोग इसे जरा देख लीजिएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, आप ही लोग पर तो उम्मीद है मेरा, और किसी पे है? आप ही लोग मेरा सब कुछ हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने ये क्या किया? डायग्राम बना रही हूँ। तो देखिए भाई और बहनों, फिर से मैं ब्लू चला रही हूँ, मैं बता रही हूँ कहाँ क्या होता है। ठीक है, ये अंदर हो गया टेपीट। आप लोग जरा अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है भाई और बहनों, ओके। एक ही बना। अब लिखना है आप लोग को, देखिए, इसको हम बोलते हैं बाह्य परत। बाह्य परत क्या बोलते हैं भाई बहनों? बाह्य परत। और इसको हम बोलते हैं अंतः परत। यहाँ देखिए, इसको हम अंतः परत बोलते हैं। अंतः परत, इसके जो अंदर हुआ इसको हम बोलते हैं
मध्य परत, ठीक है। इसके जस्ट अंदर क्या हुआ, मध्य परत बोलेंगे, ठीक है। अब आगे आप लोग बताइएगा लघु बीजाणु कहाँ होता है, लघु बीजाणु धानी कहाँ होता है, टेपिटम का। हमने लिखने बस बता दी हूँ टेपिटम का, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, बताइएगा जरा, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए भाई और बहनों, जस्ट इसके अंदर जाइएगा तो आपको मिलेगा लघु बीजाणु, और जस्ट इसके अंदर यहाँ होता है लघु बीजाणु धानी, यहाँ है धानी, लघु बीजाणु धानी है। और यहाँ क्या होता है, टेपिटम, सबसे अंदर क्या है, टेपिटम। तो क्या भाई और बहनों आप बताइएगा, आप लोग को समझ में यहाँ तक आया। हमने क्या बताया, लघु बीजाणु धानी की संरचना का वर्णन करें। तो ये हम एक नर पुष्प लिए, ठीक है, ये नर भाग हुआ, ठीक है, नर पुष्प लिए, ओके। उसके बाद इसको हम अनुप्रस्थ काट दिए, अनुप्रस्थ काट दिए, तो हम इसे 4 थैली में बट गया, ये इसमें थैलियां बनने लगा और 4 थैलियां में बट गया। तो इसको हम बोलते हैं, सबसे बाहर जो होता है उसे हम बाहरी परत बोलते हैं, जस्ट उसके अंदर मध्य परत, उसके अंदर अंतः परत, ऐसे होता है। तब यहाँ होता है लघु बीजाणु, हमने बता दी हूँ। और आप लोग को डायग्राम में हम बता भी दी हूँ, शॉर्ट वीडियो में जाइएगा, उसमें आपको मिलेगा डायग्राम, ठीक है, डायग्राम सब रहेगा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। देख लिए तो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। तो यहाँ हुआ लघु बीजाणु, जस्ट उसके अंदर लघु बीजाणु धानी होता है, सबसे अंदर होता है वो जो छोटा छोटा है, उसी को हम बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं, टेपिटम। तो आपको पराग कोश की संरचना बोले यानी लघु बीजाणु धानी बोले तो आप बना दीजिएगा, और पराग कोश का भी मैं डाल दी हूँ, वो भी बोले तो आप लोग बना दीजिएगा। ऐसा होता है पराग कोश की संरचना भी, ठीक है। तो क्या मैं अब यहीं तक क्लास रहने देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग से हमारी वीडियो आप लोग पूरा देखे होंगे, ठीक है। और कहीं गलती हो तो हमें माफ कर दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है पूछने में तो आप लोग बोलिए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए क्या रीजन है जो आप नहीं पूछ रहे हो। अगर मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग बोलिए दीदी मेरे को ना यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। और अगर आपको पढ़ना है ऑफलाइन, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ना है तो बाघा चलाइएगा। सुबह 6 से 7 है 11th, और 7 से 8 है 12th, ठीक है। तो आप लोग चलाइएगा 1 तारीख को बाघा, ओके। ऑल द बेस्ट, मैं चलती हूँ। और मैं आप लोग मेरा वीडियो शेयर लाइक कमेंट कीजिए, जो मैं बार बार बोलती हूँ, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आपसे इतना ही विनती है, मैं चलती हूँ, बाय बाय।